क्या ऐसी कोई टेक्निक है मेडिकल साइंस में जिसका इस्तेमाल करके जो पेरेंट्स है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं एबॉर्शन का, या इंड्यूस्ड एबॉर्शन जिसे हम कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में जाना। तो आज हम उसी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिससे पेरेंट्स को पहले ही पता चलेगा व्हेन द प्रेगनेंसी इज नॉट लेस देन 20 वीक्स ओल्डर दैट their fetus has developed or is going to develop a very serious genetic disorder or very serious chromosomal abnormality or very serious this physical morphological disorder, ताकि अगर कल को उस तरह की बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो बच्चा जो है अपनी लाइफ में लेस देन 20% ही लाइफ एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर मोर देन 80% जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या जो वीकनेस होती है या हैंडीकैपेडनेस होती है, उस चीज़ को लेके उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से नहीं गुजर सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें पहले ही किसी टेक्निक से पता चलेगा तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक पेरेंट उस सिचुएशन में ले सकता है रिगार्डिंग इंड्यूस्ड एबॉर्शन। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम technique used in medical sciences to detect such disorders, and that technique is last but one topic of our subunit reproductive health, and that technique is called as amniocentesis. आज हम इसी amniocentesis टेक्निक के बारे में जानेंगे। इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं amniocentesis के हवाले से, उसमें हम पहले amniocentesis की इंट्रोडक्शन लेंगे एंड देन we will come to know about the fluid which is being used for the analysis of such genetic or other disorders, and then थोड़ा procedure के बारे में जानेंगे, and after that we will come to know about the disorders which we can detect by with the use of such technique, और आगे जाके we will be discussing some ethological and social issues regarding this same technique। तो पहले हम इस की इंट्रोडक्शन को लेके इस एम्नियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है इसको डिफाइन करेंगे। एक्चुअली इट इज that technique or in which there is prenatal diagnosis, the prenatal diagnosis technique by which is the prenatal diagnosis technique which is used to detect genetic or chromosomal or other such relevant disorders in developing fetus। पर जो डेवलपिंग फीटस होता है, अगर इसकी एज लेस देन 20 वीक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में पहले ही जान सकते हैं। तो इस टेक्निक में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बेटा, प्रीवियस टॉपिक इसमें हमने जाना कि जब प्लेसेंटेशन होती है और जब एम्ब्रियो या फीटस बनता है उसके बनने के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है, और वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स चाहे कोरियन हो, चाहे एलेंटोइस हो, चाहे योक सैक हो या एमनियन हो। तो वहाँ पे हमें पता चला कि एमनियन जो है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है व्हाट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड पे हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स इन द डेवलपिंग फीटस। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इट इज एक्चुअली द लिक्विड सराउंडिंग फीटस। ये वो लिक्विड है जो फीटस के बाहर से होता है और इट लाइज बट विद इन एमनियोटिक सैक। ये जो एमनियोटिक सैक एज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर विद इन एमनियोटिक सैक उसके अंदर जो ये फ्लूइड है तो उसी फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बेटा, इस फ्लूइड की कुछ प्राइमरी फंक्शंस होती है क्योंकि ये नेचुरली बनता है। इस फ्लूइड में इसका काम होता है इट मेंटेन्स टेम्परेचर। ये फीटस के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो बहुत ही एसेंशियल होता है। एक
और ये इसकी पहली मेन फंक्शन है। और दूसरी मेन फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स डिहाइड्रेशन। ये इस डेवलपिंग बेबी को, फीटस को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो एमनियोटिक फ्लूइड की फंक्शन है वो है, इट प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। इट प्रोटेक्ट्स fetus from what? From mechanical injury। और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज, ये तीन मेन फंक्शंस हुई। और जो फोर्थ मेन फंक्शन है दिस एमनियोटिक फ्लूइड की, वो है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स इन द डेवलपिंग fetus। So this important function is, it helps in pulmonary or lung development in fetus। lung development in fetus। ये कुछ मेन फंक्शंस है एमनियोटिक फ्लूइड की। लेकिन हम इस एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक का इस्तेमाल और दिस फ्लूइड ही करते हैं, क्योंकि इस फ्लूइड में बहुत सारी जो फीटल सेल्स होती है वो होती हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू एक्ट एज द डिटेक्टर्स फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो इसी पे हमारी इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस टेक्निक की प्रोसीजर की बात करेंगे, तो बेटा प्रोसीजर को लेके पहले क्या किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, आप इसको याद रखोगे विद रेस्पेक्ट टू दीज क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता है कि आप सुपाइन पोजीशन मेंटेन कर लो। सुपाइन पोजीशन। बेटा सुपाइन पोजीशन सर्जरी में क्या होती है, जो बेड होता है, बेड के ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है, और उसका जो डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, दैट इज फेस्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बेड। यानी जो बैक साइड ऑफ द बॉडी है, ये वाला साइड, बैक वाले शोल्डर्स, बैक वाला जो स्पाइन होता है, दैट इज केप्ट टुवर्ड्स द बेड। और उसका जो चेहरा, उसका जो एब्डोमेन पेशेंट का होता है, वो टुवर्ड्स डॉक्टर्स फेस, डॉक्टर्स आइज की साइड में रहता है। इसकी जो अपोजिट पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन कई सारी टेक्निक्स में यूज होता है, और ड्यूरिंग एमआरआईज और एनी अदर सच डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। यहाँ हम सुपाइन पोजीशन की बात करते हैं। सुपाइन पोजीशन में डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंटैक्ट विद द सरफेस ऑफ द बेड। तो पहले प्रेग्नेंट लेडी को यही सुपाइन पोजीशन दी जाती है। एंड नंबर नेक्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड guided location of fetus and placenta। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के जरिए से जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है, फीटस, प्लेसेंटा एंड एम्नियन, ऑल दी स्ट्रक्चर्स, इनकी पोजीशन होती है, उसको लोकेट किया जाता है। और तीसरा इवेंट क्या किया जाता है प्रोसीजर को लेके, इंसर्शन ऑफ एसिटिराइल माइक्रोनीडल। एसिटिराइल माइक्रोनीडल, जो भी वहाँ पे नीडल होती है, स्टाइल एक इंजेक्टेबल नीडल, वो एब्डोमेन से और यूट्रस से अंदर उसको डाला जाता है। और इस इंसर्शन के बाद जो नीडल होती है, दैट रीचेस विद इन द एमनियोटिक कैविटी अप टू द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ऑब्वियसली फोर्थ स्टेप होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को अब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कितना, फ्रॉम 15 टू 20 ml के आसपास। इतना एमनियोटिक फ्लूइड आपने बाहर निकाला। इतना एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालने के बाद आप फिफ्थ स्टेप क्या लेते हो एज ए डॉक्टर, देन यू टेक दिस स्टेप, दिस कल्चर ऑफ एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड। आपने जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, अब इसका आप कल्चर करते हो। कल्चर करने के बाद यू गो फॉर एनालिसिस। कल्चर के बाद आप इस फ्लूइड की एनालिसिस करते हो, इसमें कौन से केमिकल्स है, कौन से डिटेक्टर्स है, इसके अंदर जो सेल्स है, और उन सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम है, उनको निकाल के आप उनको, जो जैसे कैरियोटाइपिंग है, ठीक, तो ये सारा चीज आप इस पे अप्लाई करते हो। एनालिसिस ऑफ केमिकल्स
chemicals and cells present and cells present। तो आप उन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हो। जब आप इन चीज़ों की एनालिसिस करते हो, इन चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद आप ये जानते हो कि इसके अंदर क्या डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स तो नहीं है, क्या ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो किसी मेजर मालफॉर्मेशन ऑफ द स्कल, मालफॉर्मेशन ऑफ इस पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई टेराटोजेनिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। देन यू यूज्ड टू एडवाइस द concerned parents to take a decision on the basis of the defects you have already found in the developing baby। अब इसके बाद जो इस टेक्निक का इस्तेमाल है वो क्या है, यूजेस। इसकी यूजेस में आता है मेन डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखो, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, थ्रू कैरियोटाइपिंग टेक्निक आप उन डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हो। जैसे मैं कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम है। इसी तरह आप डिटेक्ट कर सकते हो टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और बेटा इसी तरह आप डिटेक्ट कर सकते हो नंबर नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। दीज आर सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जिस पर्सन में ये होते हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारता है, उसकी नॉर्मल कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है कि टू द सोसाइटी, टू द फैमिली। एंड बिसाइड्स दैट जिनमें ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं वो स्टीराइल भी होते हैं। तो इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की डिटेक्शन में हमारी ये जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक है बड़ी कारआमद साबित होती है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं क्या इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में हीमोफीलिया है या क्या इसमें सिकल सेल एनीमिया है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में we can detect disorders like I should have used this very pen on this side. We can detect sickle cell anemia, बड़ा ही खतरनाक डिसऑर्डर है। Not only that, we can also detect the disease like hemophilia। These are genetic disorders, so we can also detect the genetic disorders. Besides that, we can also detect some physical morphological abnormalities in which particular structures like brain, like spinal cord are not formed। तो हम पहले से ही जान सकते हैं कि कुछ जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उसके नाम से जाने जाते हैं कुछ डिसऑर्डर्स, उन डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे एक डिसऑर्डर है व्हाट इज कॉल्ड एज बाइफिडा, एक न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर है that is called as बाइफिडा। और दूसरा डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एनेन्सेफेली। ये स्पाइन बाइफिडा होता है स्पाइन में। आई शुड राइट हियर स्पाइनल बाइफिडा एंड एनेन्सेफेली। जो स्पाइनल बाइफिडा डिसऑर्डर होता है इसमें जब जो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो डेवलपिंग चेंजेस आती है इस डेवलपिंग फीटस के अंदर, उसमें न्यूरल क्रस्ट फॉर्मेशन एक ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो वो जो न्यूरल क्रस्ट फॉर्मेशन है फिर न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन है, वो कंप्लीटली न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब कंप्लीट न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है तो बहुत सारे डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम को लेके, मेनिंजियल साइड को लेके एंड इंटीरियर जो ब्रेन के की कवरिंग्स है उनकी डेवलपमेंट को लेके और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट को लेके वो डिफेक्ट्स फिर उसी डेवलपिंग बेबी के अंदर रहते हैं। तो स्पाइनल बाइफिडा में क्या है, देयर इज माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
and other relevant structures. And in anencephaly there is malformation of cranium, many parts of the brain that in future may lead to blindness, deafness and other such relevant disorders. तो इनको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब बनना होता है नॉर्मली, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, न्यूरल क्रस्ट है, दिस क्रैनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, उनके अंदर डिफेक्ट होता है। आगे जाके अगर ऐसी बेबी विद सच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स उसकी डिलीवरी होती है तो उसकी कंट्रीब्यूशन यही कोई 0% ही रहेगी। शी और ही विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ओवर देयर पेरेंट्स। तो इनको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इनके बारे में भी, इनकी डिटेक्शन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ amniocentesis. And what is the principle behind amniocentesis? अब हमें इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कैसे पता चलता है? अब हमें इन इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में कैसे पता चलता है? असल में इस टेक्निक में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड आउटसाइड द फीटस विद इन द एमनियोटिक सैक होता है और इस फ्लूइड में फीटल सेल्स कुछ हद तक, कुछ नंबर तक चली जाती है, वो इसमें रहती है। जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम फीटल सेल्स की एनालिसिस करते हैं आफ्टर देयर कल्चरिंग, और उन फीटल सेल्स से हम क्रोमोसोम्स को बाहर निकालते हैं और उन क्रोमोसोम्स की शेप को एनालाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैरियोटाइपिंग। तो द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ दिस टेक्निक इज कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग से पता चलता है, और इसी तरह थ्रू द डिटेक्शन ऑफ बार बॉडी डिटेक्शन। अब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का इस्तेमाल इन चीज़ों की डिटेक्शन के साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे ही हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, यहाँ से हम बार बॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बार बॉडी क्या होता है बेटा, आपको पता है, अगर एक मेल होता है उसमें 2A प्लस XY क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दीज आर ऑटोसोम्स एंड दीज आर एलोसोम्स। और अगर फीमेल होता है उसके अंदर 2A प्लस XX एलोसोम्स होते हैं। याद रखना, देयर इज अ प्रोसेस इन जेनेटिक्स व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोपिग्नोसिस। तो एक एलिमेंट्री आइडिया से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जब दो एक्स क्रोमोसोम्स इकट्ठे रहते हैं, दो और मोर देन वन एक्स क्रोमोसोम, सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, जैसे ही दो एक्स क्रोमोसोम्स आपस में साथ साथ रहते हैं एक सेल में, एक एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर फंक्शनल होती है। इतनी फंक्शनल होती है कि एक्स क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन्स होते हैं जिनकी एक्सप्रेशन की जरूरत होती है फॉर morphology, for anatomy, for histology, for physiology or any other function in the body of a human being or in the body of an animal, तो एक एक्स क्रोमोसोम पर वो हेमिजाइगस कंडीशन में जो वो जीनस होते हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो दूसरे साइड के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अलील फॉर्म ऑफ द जीनस होते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में मैंने कहा हेटेरोपिग्नोसिस। उस प्रोसेस के जरिए से सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए टेक्स प्लेस। Supercoiling. When the supercoiling of the DNA of the chromosome takes place, this chromosome then appears as a bar-like structure. So, what I mean to say, when two X chromosomes are present within a single cell, one X chromosome will express its genes what are present within it, and one gene will be expressed, or some genes will be expressed on this functional X chromosome in such a way so that another process, what is called as heteropignosis, will take place with respect to another X chromosome, and that very normal X chromosome will be converted into a bar-like structure, what is called as a bar body, isn't it? तो इसका मतलब है, अगर एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है एक सेल के अंदर, एक पर्सन के अंदर एक बार बॉडी की प्रेजेंस का मतलब है इसके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स है। अगर दो बार बॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है 3 एक्स क्रोमोसोम्स है। तो इन बार बॉडीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बुनियाद पे, अगर बार बॉडी सी हियर, अगर बार बॉडी एक है तो सेक्स ऑफ द बेबी क्या रहेगा, वो रहेगा फीमेल, ठीक है, फीमेल। और अगर जीरो बार बॉडी है तो इट मीन्स देयर इज ओनली सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड दैट मीन्स दैट विल बी मेल। तो इस तरह से जो प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी, एक बार बॉडी है, दो है, या इससे ज्यादा है या इससे कम है, इससे हम जो एक फीटस का डेवलपमेंट होता है हम उसकी सेक्स की डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा प्रिंसिपल है इन विच वी यूज्ड टू सी द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए बार बॉडी, वी कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस वेदर दैट इज गोइंग टू बिकम मेल और फीमेल थ्रू दिस टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल होता है इस प्रिंसिपल के तहत ही काम किया जाता है। और तीसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज एक्चुअली
this analysis, that is analysis of cells and chemicals. जो वहाँ पे सेल्स, फीटल सेल्स होती है, उनकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं प्रॉपर कल्चरिंग के बाद, और उन केमिकल्स की प्रॉपर एनालिसिस की जाती है प्रॉपर कल्चरिंग के बाद। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं विच आर बिहाइंड द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है, इसमें बहुत सारी एडवांटेजेस है। मेन एडवांटेज है अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल, this metabolic, morphological or genetic disorders। हम इनके बारे में पहले ही डिटेक्शन कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कैन टेक इनफॉर्म्ड डिसीजंस फॉर एमटीपी। जब उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि दैट उनकी डेवलपिंग बेबी में ऐसे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, देन दे कैन टेक दिस informed decisions regarding MTP, medical termination of pregnancy. These are the two main advantages behind the amniocentesis technique, isn't it? And then we also have disadvantages. जब भी ह्यूमन्स तरक्की करते हैं तो दोनों चीजें होती है, इसका पॉजिटिव यूज भी होता है, नेगेटिव यूज भी होता है। देन इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी एंड द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, ऑफ पेरेंट, ऑफ द पर्सन्स, एंड इन विच वे दे शुड यूज ए पर्टिकुलर डेवलपमेंट और पर्टिकुलर टेक्निक। तो यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। देन इसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड जो रेट है वो बढ़ गई है। इसकी वजह से फीमेल फिटसाइड्स ज़्यादा होते हैं। इससे देन व्हेन सम पेरेंट्स व्हेन दे कम टू नो दैट द बेबी इज गोइंग टू बिकम द फीमेल, so when they lack the moral education, the ethical education, then they may, not only may, they used to take such decisions that they should go for the MTP, the induced abortion, to end the life of their coming female child। तो इन चीजों को लेके अब इस टेक्निक पे स्टैट्यूटरी बैन इन इंडिया अब लगा दी गई है। ये जो स्टैट्यूटरी बैन लगा दी गई है, ओवर दिस ये लगा दी गई है ओवर द पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। जो प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, इस एक्ट के तहत अब स्टैट्यूटरी बैन लगा दी गई है इस एमनियोसेंटेसिस पे इन इंडिया, बिकॉज इट हैज बीन फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द क्वैक्स और सम immoral doctors and immoral parents used to operationalize this technique for the detection of the sex of the fetus. Then they used to take the immoral decisions for this induced breeding or medical termination of pregnancy. Then there comes some ethical, logical, and social issues. Just we came to know that there are disadvantages like this. Disadvantages like sex determination. It is a complete disadvantage of misuse of this very technique to determine the sex and then to take the wrong immoral decisions. And next issue is there are most of the NGOs, social workers, religious workers who used to say that it is immoral to detect or to know about the fetus before it is formed, बनने से पहले ही इसके बारे में जानना क्या है क्या नहीं है।
तो बहुत सारी रिलीजियस एंड सोशल एंड अदर एनजीओज उनका मानना है कि ये सही नहीं है, इट इज़ अननेचुरल। तो यहाँ पे ये नेचर से खिलवाड़ है। तो इस तरह से इन चीज़ों को लेके कई सारे जो एथिकल है, लीगल है, सोशल इश्यूज़ हैं, वो डेवलप होते हैं सोसाइटी में। तो इस तरह से जब ऐसे इश्यूज़ डेवलप होते हैं, व्हाट आर कॉल्ड एज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज़ एलसी इश्यूज़, तो वी शुड थिंक अबाउट सम अदर अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट टेक्निक्स। एक सब्स्टिट्यूशनल टेक्निक है जिसमें है व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ सीवीएस और कोरियानिक विलाय सैंपलिंग। कोरियानिक विलाय सैंपलिंग एंड इससे भी हम इन अर्ली डिसऑर्डर्स के बारे में जान सकते हैं। और कुछ नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स होते हैं। देखो इन इसमें जो कुछ डिसएडवांटेजेस ये भी रहती हैं, तो जिनके बारे में हमने अभी नहीं कहा। कुछ डिसएडवांटेजेस है, दैट इज समटाइम्स देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये हो सकता है। और कभी कभार मिसकैरेजेस भी हो सकती हैं when we operationalize this technique over a pregnant lady। तो ये जो seeing over such LC disadvantages and these medical disadvantages of the technique, we sometimes use this non-invasive prenatal techniques or CVS, non-invasive prenatal techniques, or this chorionic villi sampling technique to know about many disorders of the developing fetus. So, with this, we have concluded this very simple and very interesting topic under this subunit of reproductive health. Now, there is a single topic left, that is infertility and assisted reproductive techniques. In the coming lecture, we will come to know about the infertility disorders in both males as well as females, and then we will come to know about the assisted reproductive techniques, ARTs. Hope you have understood this today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।